हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 12th इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का थर्ड चैप्टर, दैट इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इस पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय द पोइट W.H. Auden। यू नो W.H. Auden वाज एन एंग्लो अमेरिकन पोइट। एंग्लो अमेरिकन पोइट, एक एंग्लो अमेरिकन कवि थे ये। एंड नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द गिवन टाइटल, ये जो टाइटल दिया गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा। पहले इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है। नो मीन्स, यू नो, नो मीन्स तो आप जानते ही होंगे। अब या अभी लिव्स, लिव देखिए एक वर्ड है लीफ। लीफ मीन्स पत्ता, और ये सिंगुलर फॉर्म में है। अगर लीफ माने एक पत्ते की बात अगर हम करेंगे तो लीफ लिखते हैं। और अगर इसी को हम लोग प्लुरल फॉर्म में लेके जाते हैं तो आप जानते होंगे कि अगर कोई नाउन एफ या एफ ई से अंत होता हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एफ या एफ ई को भी में बदल कर बाय एडिंग ई एस, और ई एस जोड़ने के बाद उसको हम लोग प्लुरल फॉर्म में चेंज करते हैं, उसको प्लुरल बना देंगे। तो यहाँ आप देखिए लीफ, तो इस लीफ में अगर हम इस एफ को हटा दें और उसके जगह पर भी लगा दें और ई एस जोड़ने के बाद वो लिप्स मीन्स हो जाएगा पत्ते। पत्ते का मतलब हुआ मोर देन वन लीफ, एक से अधिक पत्ते अगर पत्ता हो जाए तो उसे हम लोग लिव्स कहते हैं, पत्ते कहते हैं। तो यही यहाँ लिखा भी हुआ है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग मीन्स गिर रहे हैं, एंड फास्ट मीन्स तेजी से। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अगर इसका हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो ये क्या है, एक ऑटम सॉन्ग है। आप जनरली इसको कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑटम सॉन्ग, ये एक ऑटम सॉन्ग है ना। ऑटम मीन्स होता है पतझड़, ऑटम मीन्स पतझड़, और पतझड़ आप जानते हैं सॉन्ग मीन्स गीत। तो एक नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन, जो W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। अगर हम लिटरली रूप से देखें तो ये क्या एक ऑटम सॉन्ग है, इट मीन्स पतझड़ गीत है। और यू नो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ऑटम इज अ सिंबल ऑफ डेथ, और ये क्या है, एक सिंबल है किस चीज का, तो डेथ का। डेथ मीन्स होता है मौत यानी मृत्यु। तो मृत्यु का क्या ये एक सिंबल है, संकेत है, प्रतीक है। और ये संकेत या प्रतीक कह सकते हैं। तो मौत का एक प्रतीक है कौन, ऑटम सीजन। द पोइट W.H. ऑडेन यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ऑटम सीजन आता है तो प्रकृति में कई सारे घटनाएं घटना शुरू होता है, पेड़ के सारे पत्ते ऑटोमेटिक गिरना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे मानव की जीवन काफी ज्यादा निराशाओं और तन्हाइयों और कुंठित भावनाओं से जो ग्रसित होता है, तो कहीं ना कहीं इस कविता के में कवि W.H. ऑडेन ने एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखे तो मानव जीवन और ऑटम सीजन का एक संबंध बताने का कार्य किया है। तो हम लोग इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो ज्यादा विस्तृत तरीके से समझेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग W.H. ऑडेन और जो इंट्रो पार्ट है इस पोएम का, उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जब पूरे पोएम को पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। फिलहाल हम लोग चलते हैं, ये जो ऑटम सॉन्ग के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को। ये कंसिस्ट ऑफ 20 लाइन्स। इस पोएम में टोटल 20 पंक्ति है और डिवाइडेड इन 5 स्टेंजा, और देखा जाए तो इनके 5 स्टेंजा है, 5 स्टेंजा में ये पूर्णरूपेण बटा हुआ है 5 स्टेंजा में। और इसके जो थीम है, आप देख थीम ऑफ दिस पोएम की अगर बात करेंगे, इस पोएम का क्या थीम है, तो थीम देख लीजिए, डाउनफॉल ऑफ ह्यूमन लाइफ। डाउनफॉल ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन का जो डाउनफॉल है, और इनेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। इनेक्ट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, जो फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं। इनहेरेंट जो कि निहित है किसमें, मानव जीवन में। मानव जीवन में जो निराशाओं से मानव जीवन जो घिरा हुआ है, इस कविता में इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये इंट्रो वीडियो है तो इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा बात करूंगा W.H. ऑडेन के बारे में। तो देखिए W.H. ऑडेन बॉर्न, जन्म लिया 21 फरवरी 21 फरवरी 1907, 1907 को इनका जन्म होता है। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटिश पोइट है। और ऐसे तो एंग्लो अमेरिकन पोइट के नाम से जाना जाता है इनको। फिर हम बात करेंगे क्यों इनका नाम एंग्लो अमेरिकन बन जाता है। फिर डाइट माने इनकी मृत्यु हो जाता है 29 सितंबर 1973, 1973 में इनका मृत्यु हो जाता है। और वियना आप जानते होंगे, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का नाम आप सुन लीजिए, ऑस्ट्रिया क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे कहना आप अच्छा से सुनिएगा। एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो है यूरोपियन कंट्री है, उनका एक
कैपिटल है वियना। तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बोल रहा मैं, ऑस्ट्रिया बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में इनका मृत्यु हो जाता है 1973 में। तो देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इनका जन्म किस साल हुआ था, किस वर्ष हुआ था, और उनकी मृत्यु किस वर्ष हुआ था, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और कहाँ के रहने वाले थे, तो ही बॉर्न इन इंग्लैंड, इनका जन्म होता है इंग्लैंड में। और अगर देखा जाए तो W.H. ऑर्डिन का जो जीवन है ये पूरे 3 देशों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया। तो ये देख लीजिए ये 3 कंट्रियों से इनका जीवन कैसे घूमता है। इंग्लैंड में इनका जन्म होता है, अमेरिका में ये परमानेंटली सेटल हो जाता है, रहना शुरू कर देता है, ऑस्ट्रिया में इनका मृत्यु हो जाता है। तो यहाँ पर इनका डेथ होगा, यहाँ इनका बर्थ हो जाएगा और यहाँ पर ये लिव करते रहते हैं। तो देखिए तो ये 3 कंट्री में ट्रायंगल लाइफ इनका पूरा 3 देशों से इनका रिलेशन बना हुआ रहता है W.H. ऑर्डिन का। तो आइए W.H. ऑर्डिन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ही वोन माने जीते। इन्होंने क्या जीता था, पुलित्जर प्राइज जीता था। पुलित्जर पुरस्कार का नाम सुने होंगे। पुलित्जर पुरस्कार जो होता है इट इज एन अवार्ड, ये अवार्ड है फॉर अचीवमेंट ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन जर्नलिज्म या जर्नलिज्म की कहिए पत्रकारिता के क्षेत्र ये पुरस्कार दिया जाता है। और इनको भी मिला हुआ था इन 1948 में, 1948 में W.H. ऑर्डिन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये कि किसने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। तो पुलित्जर पुरस्कार 1948 में 1948 में एंग्लो अमेरिकन पोइट W.H. ऑर्डिन ने जीता था। और फॉर हिज कलेक्शन, का जो कलेक्शन था मतलब कविताओं का संग्रह, ये W.H. ऑर्डिन टोटल अगर मैं बात करूं, अबाउट की बात मैं कर रहा हूं, मतलब लगभग की बात मैं कर रहा हूं, तो 400 पोएम्स इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग कंपोज किया हुआ था। क्रिएशन इनका 400 का कम से कम था, 400 पोएम्स का। तो ये कलेक्शन द एज ऑफ एनर्जिटी, इनका एक बुक था द एज ऑफ एनर्जिटी, जिनके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। और W.H. ऑर्डिन के लिए पोइट्री यहाँ लिखा है पोइट्री फॉर ही, माने कविता उनके लिए, किसके लिए, W.H. ऑर्डिन की बात हो रहा है। तो W.H. ऑर्डिन के लिए कविता, पोइट्री वाज वन सीरियस गेम, माने पोइट्री राइटिंग वाज अ सीरियस गेम फॉर W.H. ऑर्डिन। उनके लिए एक सीरियस माने जानते होंगे जोखिम भरा हुआ, और गेम मींस खेल। वो मानते थे कि ये एक जोखिम भरा हुआ खेल है, क्योंकि W.H. ऑर्डिन का अगर थिंकिंग प्रोसेस देखेंगे तो उनका ऐसा मानना था कि जो पोइट्री राइटिंग है उनसे मानव जीवन में क्या होना चाहिए, उनके जो सेल्फ अवेयरनेस है, स्वचेतना है, वो और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा जगे। हालांकि वो ये मानते थे कि इन नो एनी केस, किसी भी स्थिति में डायरेक्टली अफेक्ट पॉलिटिकल थाउट, जो मानव का जो राजनीतिक विचार है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल चॉइस या फ्रीडम ऑफ जो रिलीजियस चॉइस है, मानव के जो धार्मिक स्वतंत्रता है या राजनीतिक स्वतंत्रता है, वो किसी भी स्थिति में उनकी इस भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा W.H. ऑर्डिन का मानना था। अब देखिए W.H. ऑर्डिन वाज अ वर्सेटाइल पोइट। इनको अब ये प्रश्न भी आ सकते हैं, किसे वर्सेटाइल पोइट के नाम से जाना जाता है। तो यहां मैं लिखता हूं कि वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी, बहु मीन्स अनेक, मुखी माने क्षेत्र, जो अनेक क्षेत्रों में अनेक फील्डों में प्रतिभा संपन्न हो उसे वर्सेटाइल पोइट कहते थे। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्सेटाइल पोइट के नाम से किसे जाना जाता है, तो W.H. ऑर्डिन को। इतना ही नहीं, एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोइट, इंटेलेक्चुअली माने होता है बौद्धिक, माने बौद्धिक रूप से जो काफी ज्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो। और विगोरस का मतलब होता है काफी ज्यादा फुर्तीला, एक्टिव लोग जो। और एक कवि विगोरस पोइट, इंटेलेक्चुअली विगोरस पोइट के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। एंड वर्स ड्रामेटिस्ट के से भी वो प्रसिद्ध थे। और एक क्रिटिक भी थे। क्रिटिक माने जैसे क्रिटिसाइज आप जानते होंगे, आलोचना करना, तो आलोचना करने वाले को ही हम लोग आलोचक कहते हैं, यानी क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। और एडिटर मीन संपादक। तो इस तरह से देखा। और आप ये भी देख लीजिए कि W.H. ऑर्डिन जो है स्टार्टिंग में वो टीचिंग प्रोफेशन में भी रहते हैं, जो पढ़ाते भी हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं इंग्लैंड में ही। तो इस तरह से कई सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और अब हम लोग जानते हैं कि W.H. ऑर्डिन का जो वर्क है, मतलब उनके जो पोएम है, किस तरीके से उन्होंने पोएम लिखा और उनका जो पोएम का जो थॉट था। W.H. ऑर्डिन का अगर हम अर्ली पोएम देखते हैं, अर्ली मीन्स पहले का जो अगर कविता देखते हैं, तो वो एक्सिबिट का मतलब प्रदर्शित करता है हिज इंटरेस्ट। अगर आप उसके पहले वाले कविताओं को पढ़ेंगे, अर्ली पोएम्स को पढ़ेंगे, तो उनसे पता चलेगा कि हिज इंटरेस्ट की, उनका रुचि, इंटरेस्ट था इन पॉलिटिकल अफेयर, मतलब राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं उनमें भी। और आइडिया, उनका जो आदर्श था वो भी कुछ राजनीतिक था। ये
उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था, उनका जो विचारधारा था, ये पता चलेगा आपको कब, जब उनका अर्ली पोएम पहले की कविताओं को पढ़ेंगे तो। फिर उनका जो लेटर पोएम आया बाद में, जो कुछ कविताएं, उनसे पता चलता है ओवरटली क्रिश्चियन, वो प्रत्यक्ष रूप से ईसाई रिलीजन पे बात करेंगे, एंड मोर पर्सनल, और काफी ज्यादा व्यक्तिगत हो जाते हैं। इंटोन माने लहजे से देखिए तो वो काफी ज्यादा व्यक्तिगत थे, ये आप उनके लेटर पोएम से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कि W.H. Auden वर्क्स हैज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। अब यहाँ हम लोग W.H. Auden वर्क देखेंगे। वर्क्स मीन्स तो आप जानते होंगे कार्य, लेकिन यहाँ पर कार्य नहीं समझिए, यहाँ वर्क्स मीन्स उनसे या तो उनके बुक का बात करेंगे, या हम लोग उनके जो फेमस पोएम है, नोटेबल वर्क्स, मतलब उनकी जो प्रसिद्ध किताब है, जो उल्लेखनीय बुक है, उनकी बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो आइए देखिए, W.H. Auden जितने भी वर्क्स किए, जितने भी उन्होंने बुक या पोएम लिखा, अब वो क्या हुआ कि डिवाइडेड इनटू 2 फेज, वो 2 भागों में बट गया। क्यों भाग गया? क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया कि ही लेफ्ट इंग्लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया एज अर्ली एज 1939, 1939 में ही उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, एंड टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वो जाके अमेरिका में जाकर बस जाते। तो आप यहाँ देख लीजिए कि उन्होंने 1939 में जब इंग्लैंड को छोड़ा, तो पहले वो इंग्लैंड में थे, यानी ब्रिटिश, तो आप जान रहे हैं कि इंग्लैंड माने क्या, ब्रिटिश इंग्लिश की बात होगी। और जब उन्होंने 1939 छोड़ा तो परमानेंटली सेटल इन अमेरिका, और जाके वो फिर क्या, तो अमेरिका। तो अब यहाँ देखिए, इन्होंने ब्रिटिश इंग्लिश में भी कुछ लिखा होगा और कुछ अमेरिकन इंग्लिश में भी उन्होंने कंपोज किया होगा। तो यही देखिए, इनके जो वर्क जितने भी थे डिवाइडेड इनटू 2 फेज, वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक ब्रिटिश फेज में और सेकेंड वन इज अमेरिकन फेज में। तो ब्रिटिश फेज मीन्स होता है भाग, यहाँ फेज मीन्स होता है भाग। तो ब्रिटिश फेज जो उन्होंने लिखा था, जब फेमस नोटेबल वर्क्स है, ये सब के सब उनके जो प्रसिद्ध महत्वपूर्ण उल्लेखनीय वर्क है, कार्य किताब है, उनका मैं नाम बता रहा हूँ। द ओरेटर, यानी ओरेटर का मतलब होता है प्रवक्ता, यानी वक्ता आप जानते होंगे, जिसको हम लोग स्पोक्समैन भी कहते हैं। एंड सेकेंड बुक था उनका डांस ऑफ डेथ, और एक बुक था लुक स्ट्रेंजर, और एक था स्पेन और अनदर टाइम। ये कुछ नोटेबल वर्क है, ब्रिटिश फेज है, इनके ब्रिटिश फेज का ये बुक है। ये सब याद कर लिए, क्योंकि अब जो ट्रेंड चला है उसमें इनके बुक भी पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाएंगे। हालांकि इस चैप्टर से नहीं पूछा गया है, किसी अन्य चैप्टर से पूछा गया, उनके नोटेबल वर्क्स को भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए, इनके कुछ अमेरिकन फेज के भी नोटेबल वर्क्स थे, बुक थे, उनमें से एक था न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग एंड द एज ऑफ एनर्जी। ये सब इनके अमेरिकन फेज की किताब है। तो इन सारे चीजों को आप याद कर लीजिएगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के इंट्रो पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना है, सभी को मैंने इसमें रखने का कोशिश किया हूं। नेक्स्ट जब इस पोएम को पूरे आप पढ़िएगा तो इनसे भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। अब इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका मैं जल्द ही ऑनलाइन एक लॉकडाउन स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, जिनमें प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस टॉपिक से पूछे गए, उनको भी मैं उसमें इंक्लूड करूंगा, और भी कुछ क्वेश्चन मैं उसको बनाकर आपको दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस नाइट। जय हिंद, जय भारत।